चलिए शुरू करते हैं सेशन को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज हम यहां पर 16 मई के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सारे फैक्ट आराम से सुनिएगा, सारे क्वेश्चन आराम से नोट कीजिए। एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है तो एंड तक पूरे सेशन को देखिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कलेक्ट कीजिए। तब तक हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ और शुरू करते हैं 16 मई का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मिजोरम अदरक मिशन किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? यहां पर मिजोरम जिंजर मिशन की बात की जा रही है, जिसे लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। देखिए, मिजोरम की जो अदरक है ना, पूरे देश में काफी फेमस है। 2021 में मिजोरम की अदरक की अलग अलग वैरायटी को जीआई टैग दिया जा चुका है। अब इसके कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए, इसकी ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है मिजोरम जिंजर मिशन। यह जो मिशन है इसे शुरू किया गया, इसके लिए 189 करोड़ रुपीस ऑलमोस्ट बजट रखा गया है। 189.79 करोड़ बजट रखा गया है। किस मिनिस्ट्री की पहल है? तो मिशन को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के द्वारा। जीआई सर्टिफाइड जो फार्मा ग्रेड जिंजर है उसके कल्टीवेशन को बढ़ावा देना, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, ग्लोबल मार्केट इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना। क्योंकि देखिए, मिजोरम की जो अदरक है ना, वो अपने नॉर्मली चिकित्सकीय गुण के लिए जानी जाती है, औषधि गुण के लिए जानी जाती है। इसका एक जो तीखापन है ना, वो काफी फेमस है इस अदरक का। इसलिए 2021 में इस अदरक को जीआई टैग भी दिया जा चुका है और अब मिजोरम जिंजर मिशन को भी लॉन्च कर दिया गया। मिजोरम में एक थिंगपुई इसकी एक वैरायटी है और एक है थिंगलई दुम, ये एक और वैरायटी है। इन दोनों वैरायटी को जीआई टैग दिया गया था 2021 में। नीति आयोग ने 2025 में मिजोरम को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया था। मिजोरम इंडिया में सबसे ज्यादा जिंजर का प्रोडक्शन नहीं करता, लेकिन फिर भी क्योंकि इसकी जो जिंजर है ना, वो औषधि गुणों से भरपूर है, काफी फेमस है, तो इसीलिए मिजोरम को जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया घोषित किया गया था नीति आयोग के द्वारा। कब? 2025 में। तो ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको इससे रिलेट करके याद रखना चाहिए। आगे आइए, मिजोरम के बारे में अगर हम कैजुअली फैक्ट देखते हैं तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। 1987 में यह राज्य बना था। विजय कुमार सिंह यहां के गवर्नर के पद पर हैं। लालदू होमा यहां के सीएम के पद पर हैं। अगर हम मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो यह है 40। लोकसभा और राज्यसभा की एक एक सीट देखने को मिलती है मिजोरम में। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी सीएम के रूप में अपॉइंट कर दिए गए और अब पश्चिम बंगाल विधानसभा में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है रथिंद्र बोस को। पश्चिम बंगाल से रिलेटेड फैक्ट याद रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं। रथिंद्र बोस, अगर हम इनकी बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में जो कूच बिहार दक्षिण सीट है विधानसभा की, वहां से एमएलए है। रिसेंटली इनको पश्चिम बंगाल की विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। अब आपको यह चीज पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 178 है, ये विधानसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के संबंध में प्रावधान करता है और आर्टिकल कहता है कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ये दोनों ही विधानसभा में से ही वोटिंग के द्वारा बहुमत से चुने जाते हैं। ओके, सामान्य बहुमत से चुने जाते हैं। तो विधानसभा के बीच का ही कोई मेंबर होना चाहिए अगर विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनना है तो, यह कहता है आर्टिकल 178। तो जब हम बात करते हैं रथिंद्र बोस की, तो रथिंद्र बोस ये कूच बिहार दक्षिण से एमएलए हैं। आपको पता है नॉर्थ बंगाल से पहले ऐसे नेता जो कि वेस्ट बंगाल असेंबली के स्पीकर बने, मतलब नॉर्थ बंगाल का जो रीजन है ना, वहां से आने वाले पहले व्यक्ति जो कि स्पीकर बने हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा के। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, रथिंद्र बोस है ये विधानसभा के स्पीकर बनाए गए, कहां पर? वेस्ट बंगाल में। 18th वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली के ये स्पीकर बने हैं। आर्टिकल भी यहां पर क्लियर हो जाता है।
एटोर गिडी त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो रिसेंटली एटोर गिडी त्योहार मनाया है आदि जनजाति ने, और यह जनजाति निवास करती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अरुणाचल प्रदेश की जो आदि जनजाति है ना, वो एटोर गिडी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। नॉर्मली ये जो फेस्टिवल है मई महीने में मनाया जाता है इस जनजाति के द्वारा, जब नए फार्मिंग सीजन की शुरुआत होती है। तो नए फार्मिंग सीजन की जब शुरुआत होती है ना, तो अच्छी बुआई के लिए और इसके अलावा अच्छी फसल के लिए ये जो इनके स्थानीय देवी देवता है उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। नॉर्मली किनी नाने देवी इनकी एक देवी है जो कि स्थानीय इनके पूजी जाती है। जैसे होता है ना हर जनजाति में उनके लोक देवता होते हैं, तो लोक देवी के रूप में किनी नाने देवी को पूजा जाता है आदि जनजाति में। तो इनकी उपासना करते हैं, इनके सम्मान में अच्छी कृषि और समृद्धि की कामना करते हुए एटोर गिडी फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश की आदि ट्राइब सेलिब्रेट करती है। हर साल यह मई मंथ में मनाया जाता है। अब यहां पर देखिए दो वर्ड है एटोर और गिडी। स्थानीय भाषा में एटोर का मतलब होता है बाड़ेबंदी करना, क्योंकि प्राचीन समय में आदि जनजाति के जो लोग थे अपने पशुओं की रक्षा के लिए उनको बाड़े में बंद कर देते थे। तो क्योंकि कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक व्यवसाय है, पेशा है, पशुपालन भी, तो एटोर वर्ड वहां से आ गया। अपने पशुओं की भी अच्छी जो सेहत है उसकी कामना की जाती है, तो एक एटोर वर्ड हो गया। और गिडी का मतलब होता है सामूहिक रूप से मनाया जाने वाला उत्सव, अनुष्ठान। तो इस तरीके से यह नाम मिला है एटोर गिडी फेस्टिवल। ठीक है, जो लोकल इनके स्थानीय डांस होते हैं, जैसे पोनुंग डांस किया जाता है, डेलोंग डांस किया जाता है, ये कम्युनिटी आपस में मिलती है, आपस में उत्सव मनाती है, आपस में भोज का आमंत्रण देती है एक दूसरे को। तो इस तरीके से ये पूरा फेस्टिवल मनाया जाता है। मनाता है कौन सी जनजाति है? तो कभी क्वेश्चन आ जाए एटोर गिडी फेस्टिवल से, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी में। तो आदि जनजाति मनाती है, भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती है। सिंपल। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे। ये जो डे है ना, हर साल अलग अलग तारीख को आता है, क्योंकि ये मनाया जाता है मई के तीसरे शुक्रवार को, थर्ड फ्राइडे ऑफ मई। इस बार मई का जो तीसरा शुक्रवार है वो कब है? तो वो है तीसरा शुक्रवार 15 मई को। ठीक है, तो कल 15 मई को नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे के रूप में मनाया गया। 15 मई को मनाया जाता है। 15 मई को मनाया गया क्योंकि तीसरा शुक्रवार फिक्स है मई मंथ का। इसकी शुरुआत 2006 में हुई थी। जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज है ना, लुप्तप्राय या जो लुप्तप्राय होने की कगार पर जितनी भी प्रजातियां हैं जीवों की, उनका संरक्षण करना, उनका कंजर्वेशन करना, बायोडायवर्सिटी अवेयरनेस को बढ़ावा देना और पूरे वर्ल्ड में ऐसी स्पीशीज के संरक्षण को प्रोत्साहित करना, यह मुख्य उद्देश्य है नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे को मनाए जाने का। हालांकि ये जो डे है ना, ये अमेरिका से शुरू हुआ था, ये इंडिया का नहीं है। यहां पर एक चीज आपको नोट करना चाहिए कि ये अमेरिका में मनाया जाता है और उसके बाद काफी अलग अलग देश अलग अलग समय में इसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग देशों ने भी इसे अपनाया है। अब क्योंकि अमेरिका से इसकी शुरुआत है, तो इसका जो थीम रखी गई है वो भी वहीं की पृष्ठभूमि पर रखी गई है, सेलिब्रेटिंग अमेरिकास वाइल्ड लाइफ कमबैक स्टोरीज चैंपियनिंग द एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट। तो यह थीम रखी गई है नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे की। ठीक है, तो अमेरिका से इसकी शुरुआत की गई थी और वहां के एक नेशनल त्योहार के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड के अलग अलग देश भी इसे मनाते हैं अलग अलग समय में। तो यहां पर यह क्लियर हो जाता है। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी कंप्लीट हिस्ट्री सिविल सर्विसेज के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर देखिए सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल में यूपीएससी हो, स्टेट में पीएससी हो, वो स्टूडेंट इसे ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है ना, उन्हीं के लिए स्पेशली ये कोर्स है, आपके फाउंडेशन को रेडी करने में ये काफी हेल्प करेगा। तो कंप्लीट हिस्ट्री है, आप इसे ज्वाइन कीजिए। वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें इंक्लूड की गई है आपको काफी अफोर्डेबल प्राइस में। अभी आप इसे ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपको हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला सुविधा कहां शुरू की गई?
थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, शायद हमको समझ में आए। देखो, इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी फैसिलिटी, एक प्रकार की प्रयोगशाला। इसकी शुरुआत की गई है आईआईटी बॉम्बे में। कहां की गई? आईआईटी बॉम्बे में। सर समझ नहीं आया ये है क्या? समझते हैं, आएगा समझ। देखो, इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी फैसिलिटी है। भारत के जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। आईआईटी बॉम्बे में इस फैसिलिटी को स्थापित किया गया है। अब ये जो फैसिलिटी है ना, नॉर्मली इस चीज पर बेस्ड है, इस चीज पर यहां पर रिसर्च की जाएगी कि जो दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट रॉक है, क्या वो CO2 को अपने अंदर समाहित रख सकती है, क्या वो CO2 को स्टोर कर सकती है। जो दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट रॉक है ना, उसकी क्षमता का अध्ययन किया जाएगा। सर बेसाल्ट रॉक ही क्यों? बेसाल्ट रॉक जो है उसमें ये काफी मिनरल्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि CO2 के साथ प्रतिक्रिया करके, CO2 के साथ चेन रिएक्शन करके CO2 को ठोस फॉर्म में बदल सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में बदल सकते हैं। इससे होगा क्या? देखो, चिमनियों से, कारखानों से निकलने वाला जो CO2 है, क्योंकि आपको पता है वो वायुमंडल को नुकसान पहुंचा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है, CO2 उत्सर्जन ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंट को काफी सारा नुकसान। तो क्या हम इस CO2 को पकड़कर, जो कि कारखाने से निकल रही है या फैक्ट्री से निकल रही, क्या उसको पकड़ के उसका रिएक्शन करवा के बेसाल्ट रॉक से पृथ्वी के अंदर गहराई में गड्ढा करके, जो दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट चट्टानें जो कि आंतरिक संरचनाओं में पाई जाती है, उसके अंदर डालकर क्या CO2 को सॉलिड फॉर्म में रिजर्व किया जा सकता है? कितने समय तक वो सुरक्षित रहेगा अंदर, है ना? मतलब CO2 को अगर उसमें हम सुरक्षित रख पाए सॉलिड फॉर्म में, तो कितने समय तक सुरक्षित रहेगा, वापस बाहर तो नहीं आएगा। इन सभी चीजों का अध्ययन किया जा रहा है। इससे इन फ्यूचर अगर सक्सेस मिलती है तो आप समझिए वायुमंडल से CO2 को खत्म करने में मदद मिल जाएगी। तो इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर, जो कारखानों या इनसे फैक्ट्रियों से जो CO2 उत्सर्जन हो रहा है उसको पकड़ना है, कैप्चर करना है। यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी फैसिलिटी, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन और जियोलॉजिकल CO2 स्टोरेज टेक्नोलॉजी को एक साथ यहां पर टेस्ट किया जाएगा, जो कि आईआईटी बॉम्बे में बनाया जा रहा है। तो इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर का मतलब समझ में आ गया। पावर प्लांट, इंडस्ट्री से निकलने वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड है, गैस को पकड़ना, एटमॉस्फेयर में जाने से रोकना, फिर उसका सुरक्षित स्टोरेज करना। स्टोरेज किस में किया जाएगा? दक्कन ट्रैप की बेसाल्ट रॉक में। तो इन्हीं सभी चीजों को यहां पर देखा जाएगा कि क्या इस CO2 को चट्टानों के अंदर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या उसको हमेशा के लिए लॉक किया जा सकता है। अगर हमेशा के लिए लॉक नहीं हो रही है तो कितने समय तक वो सुरक्षित रहेगी, लॉक रहेगी। ये सभी इस फैसिलिटी में देखा जाएगा, जो कि आईआईटी बॉम्बे में बनाई जा रही है। आईआईटी बॉम्बे 1958 में बना था। ये इंडिया का सेकेंड आईआईटी है, जो कि पोवई में देखने को मिलता है, मुंबई में। मुंबई याद रखो, काम हो जाएगा। अप्रैल 2026 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक आधारित वार्षिक मुद्रास्फीति दर कितनी रही है? ये अप्रैल का डेटा है, हर मंथ ये डेटा आता है। तो रिसेंटली अप्रैल मंथ का डेटा को शेयर किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये क्या है? ये है थोक मूल्य सूचकांक बेस्ड इन्फ्लेशन रेट अप्रैल मंथ में, और ये रही है इस बार 8.3%। ठीक है, अगर हम थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इसे कहा जाता है ना? होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि होलसेल लेवल पर गुड्स की प्राइस में होने वाला जो एवरेज चेंजेस है वो देखा जाता है। तो हर महीने ये चेंज देखा जाता है कि इससे पता चलता है महंगाई कितनी बढ़ रही। तो नॉर्मली 2026 अप्रैल 2026 की बात करें तो ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स का इन्फ्लेशन है ये बढ़ के हो गया है 8.3%। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि ये मार्च मंथ में 3.88% था, जो अब बढ़ के हो गया 8.30%। ये बहुत ज्यादा है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का प्रॉब्लम चल रहा है, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लगातार महंगाई बढ़ते जा रही है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में अप्रैल 2026 में जो हमें देखने को मिला है मुद्रास्फीति दर, इन्फ्लेशन रेट, ये कितना हो गया है 8.3%। ये मार्च मंथ में कितना था 3.8%। तो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स हो गया।
प्राइमरी जो गुड्स होते हैं उनको कैलकुलेट किया जाता है, फ्यूल और पावर, मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, उनको देखा जाता है। एक और है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आपको पता है अप्रैल 2026 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो इन्फ्लेशन है वो 3.48% हो गया है। आरबीआई ने एक सेफ जो कंफर्ट टारगेट दिया था ना कि 4% के नीचे इसको रहना चाहिए, तो अभी तो 4% के नीचे है, लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट आगे खिंचाता है तो ये इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ेगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या आम लोगों द्वारा खरीदी जाने वाली जो वस्तुएं हैं, जो सर्विसेज है, वो कितनी महंगी हुई है, उनमें कितना बदलाव हुआ है रेट में, तो अल्टीमेटली यही बताता है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है ना। तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये भी अभी 3.48% पर है, तो दोनों ही बढ़े हुए हैं। भारत के एआई आधारित स्वायत्त लड़ाकू विमान काल भैरव का निर्माण यूरोप के किस देश में किया जाएगा? इंडियाज एआई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है काल भैरव, इसका निर्माण एक यूरोप के एक देश में किया जाने वाला है जिसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल की कंपनी इसका निर्माण करने वाली है अपने देश में। देखिए, आप एक इंडिया की एक एयरक्राफ्ट मेकिंग कंपनी है जिसका नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस, डिफेंस और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में काम करने वाली कंपनी है। तो इंडिया एआई वॉरफेयर कंपनी, इसने क्या किया है कि 14 मई 2026 को घोषणा की कि ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है इनका काल भैरव अब पुर्तगाल में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। पुर्तगाल में पहली बार हो रहा है जब हमारे यहाँ का जो स्वदेशी रूप से निर्मित ऑटोनोमस जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो किसी विदेशी कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। यह पहली बार ऐसा हो रहा है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी कहां पर? पुर्तगाल में। ठीक है, तो पहले तो ये समझे कि ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या होता है और ये क्या है। अगर हम बात करते हैं एआई पावर्ड ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तो एआई और ऑटोमेटेड सिस्टम से चलता है, मतलब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि कोई भी इसमें पायलट हो। इसके अलावा ड्रोन भी हो सकते हैं। ये यहां पर एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, ऐसे ड्रोन भी हो सकते हैं। तो ये खुद उड़ान भरता है, मिशन को पूरा करता है, टारगेट को हिट करता है जो भी इसके पास टारगेट मिला होता है। तो बिना पायलट के एआई और ऑटोमेटेड सिस्टम की मदद से खुद उड़ान भरता है और मिशन को कंप्लीट करता है। तो अभी जो प्रोजेक्ट है, अभी तक क्या हो रहा था कि ऐसे जो हमारे एयरक्राफ्ट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग विदेश में नहीं की जा रही थी। पहली बार ऐसा हो रहा है जब पुर्तगाल में इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। पहली बार है जब भारत में डिजाइन किया गया ऑटोनोमस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट विदेश में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। नाम क्या है इसका? काल भैरव। ठीक है, और मैन्युफैक्चर किस देश की कंपनी में किया जाएगा? तो ये पुर्तगाल की कंपनी में किया जाएगा। काल भैरव ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्रोन्स या फिर ऑटोमेटेड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपको समझ में आ गया कि करता क्या है। मतलब एक मीडियम ऊंचाई पर उड़ान भरता है, इसका मतलब यह है कि मीडियम ऊंचाई पर उड़ता है। और अगर हम इसकी रेंज देखें तो 3000 किलोमीटर, एक बार फील्डिंग में 3000 किलोमीटर तक की ये उड़ान कंप्लीट कर सकता है। तो काल भैरव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। यहां पर बात हो रही है फ्लाइंग वेजेस डिफेंस एंड एरोस्पेस की, क्योंकि इसी कंपनी ने, पुर्तगाल की कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग का मौका दिया है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ऑर्डर दिया है। यह कंपनी भारत में डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में काम करती है। 2022 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, और इसी के द्वारा बनाया गया है काल भैरव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को। आगे चलेंगे। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? इंडिया की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा या हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सर्विस, इसे शुरू किया गया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के द्वारा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इसने दो अलग अलग जो मेट्रो स्टेशन है उसके बीच में इस सेवा को शुरू किया है। एक है सेंट्रल सेक्रेटरिएट मेट्रो स्टेशन और सेकेंड है सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन। इन दो स्टेशनों के बीच में जो यात्री है ना, उनको लाने ले जाने के लिए इंडिया में पहली बार हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सर्विस की शुरुआत की गई है। अगर हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सर्विस की बात करें
तो ये छोटी बसेस होती है जो कि यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए यूज की जाती है। और यहां पर ये जो हाइड्रोजन पावर्ड है, मतलब यहां पर फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का यूज किया जा रहा है। क्या होता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल होते हैं, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से चेन रिएक्शन करके ये इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और इस इलेक्ट्रिसिटी से ये बस चलती है। तो ये हाइड्रोजन पावर्ड या हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज कर रही है, हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सर्विस। तो इंडिया में पहली बार शुरू की है किसने? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने। देखिए हाइड्रोजन पावर्ड जो बसेस होती है ना, उनका फायदा ये है कि पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं करती। इनमें जो धुआं है ना, धुएं की जगह ये पता है एक मतलब भाप की तरह जो पानी के फव्वारे होते हैं ना, वो निकलते हैं इसमें से। तो जो इन्वायरमेंट है उसके लिए बहुत ही सेफ है। जीरो कार्बन उत्सर्जन, जलवाष्प निकलती है इसमें से, जब धुआं की जगह जलवाष्प निकलती है। इसीलिए अब धीरे धीरे ट्रायल किया जा रहा है और इन फ्यूचर इंडिया में हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स शुरू हो जाएंगे आने वाले समय में। तो प्रोजेक्ट जो है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शुरू किया है। तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को याद रखो, इंडिया में पहली बार हाइड्रोजन पावर्ड शटल बस सर्विसेज की इन्होंने शुरुआत की है दिल्ली में। वैसे दिल्ली मेट्रो की बात करें ना, तो इंडिया में जितना भी मेट्रो का यात्री सफर करते हैं, पैसेंजर के आधार पर देखें तो 50% से ज्यादा जो मेट्रो में यात्री सफर करते हैं ना, दिल्ली मेट्रो में करते हैं। पूरे इंडिया में जितना मेट्रो है ना, 50% से ज्यादा मेट्रो में जो यात्री सफर करते हैं दिल्ली मेट्रो में करते हैं। तो इस एक फैक्ट को याद रखिएगा। अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए भारत में शुरू की गई लोरमाल्जी थेरेपी चिकित्सा में किस दवा का उपयोग किया गया है? एक अल्जाइमर, पहला तो अल्जाइमर को समझें कि ये क्या है। अल्जाइमर की जब बात करते हैं ना, तो ध्यान रखना ये दिमाग से जुड़ी हुई बीमारी, मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारी। इसमें क्या होता है कि भूलने की बीमारी हो जाती है। अधिकतर जो एजेड लोग हो जाते हैं ना, एक वक्त के बाद भूलने लगते हैं, तो उनको जो होता है ना वो अल्जाइमर है ना। अधिक एज के कारण ये नॉर्मली देखने को मिलती है, पर कभी कभी आनुवंशिकता के कारण भी ये बीच में भी या कम उम्र में भी देखने को मिल जाती है। तो रिसेंटली अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए भारत में शुरू की गई एक लोरमाल्जी थेरेपी है। अमेरिका की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उन्होंने इस थेरेपी को शुरू किया है और इसमें जिस दवा का यूज किया जाएगा उसका नाम है डोनेनेमेब। ठीक है, डोनेनेमेब इस दवा का नाम है, जो कि लोरमाल्जी जो थेरेपी है, पद्धति है जो अल्जाइमर को खत्म करने के लिए लाई गई है, उसमें इस दवा का यूज किया जाएगा। नॉर्मली ये जो दवा है ना, ये अल्जाइमर को पूरा खत्म नहीं करती है, लेकिन अल्जाइमर डिसीज जो है ना, उसकी जो प्रोग्रेस है उसको धीमा कर सकती है। अल्जाइमर डिसीज की प्रोग्रेस को ये धीमा कर सकती है, प्रोग्रेस को धीमा करने में काम करती है। ठीक है, तो ये थेरेपी लॉन्च की गई है एली लिली एंड कंपनी, अमेरिका की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत ही फेमस है। इसके द्वारा इंडिया में इस थेरेपी को लॉन्च किया गया। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। और अल्जाइमर रोग के बारे में जब पूछा जाए तो याद रखिएगा दिमाग से संबंधित बीमारी है। क्या होता है कि दिमाग में जो हार्मफुल ए बीटा प्रोटीन होता है उसको हटाने में मदद करेगी ये जो नई थेरेपी लाई गई है, लोरमाल्जी थेरेपी। क्या होता है, जब हार्मफुल ए बीटा प्रोटीन जब दिमाग में बढ़ जाता है ना, तो ब्लॉकेज की तरह हो जाता है और अधिकता हो जाती है, तो ब्लॉकेज बन जाता है और उससे भूलने की बीमारी होती है। तो इस प्रोसेस को खत्म करने में, कम करने में, प्रोसेस को धीमा करने में यह थेरेपी काम करेगी। ठीक है, तो यही था। हाँ, यहां पर वर्ल्ड अल्जाइमर डे अगर आपसे कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा 21 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड अल्जाइमर डे पूरे वर्ल्ड में। लास्ट क्वेश्चन, किम्बरली प्रोसेस इंटरसेशनल 2026 सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में किस शहर में आयोजित किया गया है? ये एक कॉन्फ्रेंस समझो आप, एक मीटिंग समझो, कॉन्फ्रेंस समझो। नाम क्या है? किम्बरली प्रोसेस इंटरसेशनल 2026 सम्मेलन। इसका आयोजन रिसेंटली इंडिया में किया गया है, मुंबई में। देखिए है क्या, एक्चुअल में ये किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम है। इसके जो मेंबर है ना इस स्कीम के, वो हैं 60 बड़ी बड़ी कंपनियां या जो हीरे के बड़े बड़े डीलर हैं, व्यापारी है, वो किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम के मेंबर है, जो कि अलग अलग 86 देशों को रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े बड़े टॉप के लीडर जो डीलर हैं, हीरे के व्यापारी डीलर,
86 अलग अलग देशों से आते हैं और यही अल्टीमेटली अगर देखें तो 90% जो हीरा कारोबार है वर्ल्ड में वो ये व्यापारी या जो ये डीलर है ये कवर करते हैं। और ये सब मेंबर हैं किम्बरले प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम की। अब ये जो स्कीम है ना ये सन 2000 में बनी थी, यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन के आधार पर इसको बनाया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो भी डीलर है, जो भी देश है ना, वो जब हीरे खरीद रहे ना तो ये चीज का ध्यान रखे कि वो हीरे कॉन्फ्लिक्ट डायमंड ना हो। इन कॉन्फ्लिक्ट डायमंड को रेड डायमंड भी कहा जाता है। मतलब भाई जब हीरे आप खरीद रहे हो ना तो ऐसा नहीं हो कि वो हीरे से जिनके पास भी पैसा जा रहा है, आपने हीरे खरीदे पैसा दिया, तो जिनके पास पैसा जा रहा है उस पैसे का यूज वो किसी भी वायलेंस में, हिंसा में या किसी भी युद्ध में कर रहे हैं। क्योंकि अफ्रीका में सूडान और सारे देश गृह युद्ध में उलझे हुए हैं। वहां पे जो विद्रोही गुट है वो क्या करते हैं, हीरे बेचते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए युद्ध जारी रखने के लिए और उनके पास जमीनों में हीरा ही मिलता है तो वो हीरा बेचते हैं, उससे पैसा आता है, फिर युद्ध करते हैं। गृह युद्ध में अफ्रीका के अधिकतर देश हैं। तो ये जो स्कीम लाई गई थी ना ये सन 2000 में यूनाइटेड नेशन रिजोल्यूशन के तहत शुरू की गई थी और जितने भी मेंबर हैं, डीलर हैं जो कि 86 देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इन देशों से आते हैं, वो कोशिश करेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि भाई जो भी पैसा या फिर वो हीरे में ट्रेड कर रहे हैं तो वो पैसा कॉन्फ्लिक्ट डायमंड नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो डायमंड खरीद के जो पैसा आप दे रहे हो वो पैसा युद्ध या किसी हिंसा में जा रहा है। इसे कहा जाता है, ऐसे डायमंड जिस क्षेत्र से आते हैं ना उन्हें कॉन्फ्लिक्ट डायमंड या रेड डायमंड कहा जाता है। ब्लड डायमंड, नॉर्मली उसको ब्लड डायमंड के नाम से यूज किया जाता है क्योंकि ब्लड बहा रही है। तो इन्हीं चीजों पर डिस्कशन करने के लिए कि भाई सभी फेयर तरीके से चले, उद्देश्य यही है कि कॉन्फ्लिक्ट डायमंड को लीगल डायमंड ट्रेड में जो वर्ल्ड में होता है उसमें आने से रोकना, ऐसी जगह से हीरा ना आए जिसका पैसा युद्ध में यूज हो रहा है। तो इन डायमंड्स को लीगल डायमंड ट्रेड में आने से रोकना वर्ल्ड में, यह उद्देश्य है इस स्कीम का। तो इसी की बैठक है जिसका नाम है किम्बरले प्रोसेस इंटरसेशनल मीटिंग 2026। इसकी मेजबानी इस बार मुंबई में की गई है इंडिया के द्वारा। काफी कई देशों की गवर्नमेंट, डायमंड इंडस्ट्री और सिविल सोसाइटी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यहां पर शामिल हुए ताकि हम इन चीजों को रोकेंगे और इसी चीज पर यहां पर चर्चा की गई है। तो आई होप आप नॉर्मली समझ भी गए होंगे कि ये क्या है। 1 जनवरी 2026 से इसकी जो अध्यक्षता है वो इंडिया ने संभाली है, इसीलिए इसकी जो एनुअल मीटिंग है वो मुंबई में आयोजित की गई। इजी। तो यहां पर हमने 16 मई के सभी करंट अफेयर डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए। भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के रूप में अहमदाबाद धोलेरा कॉरिडोर को मंजूरी दी गई। मई 2026 में सीबीआई के डायरेक्टर के रूप में 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया प्रवीण सूद का। भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड यह थुथुकोडी में बनाया जा रहा है। मई 2026 में केंद्र सरकार ने सरफेस कोल लिग्नाइट गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए 37,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। द बेंच, द बार एंड द बाजार, द लॉफुल एंड द एवफुल, ये बुक लिखी है तुषार मेहता ने, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। वर्ष 2026-27 के लिए कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष आर मुकुंदन अपॉइंट किए गए। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 15 मई को। महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सिंगापेन स्पेशल टास्क फोर्स तमिलनाडु सरकार ने बनाया है, अनाउंस किया है। भारत के पहले ऑपरेशनल पीएम मित्र पार्क का इनॉग्रेशन किया गया वारंगल, तेलंगाना में। और आखिरी क्वेश्चन था, हाल ही में भारत ने किस पहल को लॉन्च किया जिसका उद्देश्य भारतीय जहाज कार्गो वेसल को युद्ध जोखिम बीमा सुरक्षा देना है? तो यह भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पुल है। ये सारे क्वेश्चन लास्ट डे के हमारे करंट अफेयर हैं, रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया? तो ये इंडिया और जापान के मध्य में आयोजित किया जाता है। नीति आयोग के अंतरिम सीईओ निधि छिब्बर है, कुछ मंथ पहले ही इनको अपॉइंट किया गया है। विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे आंसर आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। इसरो की स्थापना कब की गई थी? भारत के नए पार्लियामेंट का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया है? और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तीनों क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लो, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।